गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली अपन को इस प्लेटफॉर्म से रूबरू होना पड़ रहा है। समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन को इसी तरीके से जब तक हो सके पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ऑफ द सिलेबस। ये पेपर नंबर 7 है सीए इंटरमीडिएट का, और आज से आपके ये सारे सेशंस जो होंगे आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके, सेशन पूरा देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है। एज इन ये सब्जेक्ट पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से था, और अभी जो ये सब्जेक्ट है देखो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो दूसरा पार्ट तो सेम ही है पुराने सिलेबस में भी और नए सिलेबस में भी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ नए टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड जरूर किए हैं, लेकिन अभी का जो अपना सब्जेक्ट है दैट इज पेपर नंबर 7, और इसका जो आधा हिस्सा है, पहला हिस्सा, उसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब ये 50 मार्क्स को बिलोंग करता है, और सेकेंड वाला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स को बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब ये कि आखिर ये सब्जेक्ट अपन थोड़ा सा ये सेशन इंट्रोडक्शन की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें सारी समझे, कि जब हम सेशन शुरू करें तो आपकी किस तरीके से मानसिकता, क्या तैयारी, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू अरेंज नियर यू सो दैट यू कैन स्टार्ट इट इन अ प्रॉपर वे एंड कंप्लीट इट इन अ प्रॉपर वे। कहने का मतलब ये कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुराने सिलेबस में हुआ करता था उसके कारण थोड़ा सा ये सब्जेक्ट भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नज़र से देखा जाता है। वो जो पुराना सिलेबस था इसको भी लोग आईटी कहते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग वेयर द मॉड्यूल और द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बारीकी से इसमें एक एक कंटेंट इन्होंने बनाया है। पुराना जो सिलेबस हुआ करता था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, उसमें कैसा था कि थोड़ी थोड़ी आपको ऊपर ऊपर से बात बताता हूँ। जैसे हार्डवेयर नामक चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर नामक चीज़ होती है, ये टेक्नोलॉजी के जो भी एस्पेक्ट्स इंटरनेट के ऊपर होते थे ना, तो वहाँ पर वो चीज़ें उठाकर अपने मॉड्यूल में रख देते थे। कि कुछ फाइबर ऑप्टिक का कंटेंट मिल गया, रख दिया, कुछ लैन का कंटेंट मिल गया, उठाकर रख दिया। तो ऐसा सिस्टमैटिक नहीं था कंपैरेटिवली, और दूसरी बात थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए मन में बार बार ये सवाल आता था उस सब्जेक्ट के समय कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समथिंग विच वाज नॉट ईजी टू आंसर एज वेल एट दैट टाइम। लेकिन ये एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है, इसमें बहुत ही बारीकी से कंटेंट बनाया गया है, और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है अपने करिकुलम के, जैसे लॉ ले लो, ऑडिट ले लो, इन सारे सब्जेक्ट से इसको रिलेट करने की कोशिश की गई है। मैं आपको किसी तरीके से ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा या बहुत बुरा ये नहीं बता रहा हूँ, आपको इस सब्जेक्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लॉ का कंटेंट भी है इसमें, ऑडिट का कंटेंट भी है इसमें, सिस्टम्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, सर्वर्स आएंगे। अब इतनी सारी चीज़ें, सर हमको क्या करना है ये सर्वर्स का, हमको क्या करना है ये टेक्नोलॉजी का। तो देखो, पहली बात तो ये जनरल बात अगर बताओ तो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप मेरे से इस तरीके से या किसी से भी इस तरीके से पढ़ भी नहीं पाते। नॉर्मल स्कूल में भी अगर देखें तो एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर को भी टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है। कंप्यूटर पढ़ाने वाले को हिस्ट्री ज्योग्राफी आना ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले को। आप समझ रहे हो? तो इट इज़ डेफिनेटली द नीड ऑफ द डे। नथिंग कैन सर्वाइव, not even as a student we can study, and not even as an organization or as a teacher I can put my topic in front of you. Without technology it is not possible at all. So कहने का मतलब है कि ये तो चलो एक छोटी सी बात हो गई कि यार पढ़ना लिखना ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन अपना जो ये सिलेबस है इसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं अच्छे लेवल के एकदम। यानी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है, जो लोग सीखते हैं, पैसा देकर वो कोर्सेज करते हैं। आएंगे अपन धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक चीज़, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो ये कंटेंट है ये प्योरली अपने करिकुलम रिलेटेड मोड़ा तोड़ा गया है। यानी आप अगर सोचोगे कि हमको सर्वर्स और ये टेक्नोलॉजी और ये एनालिसिस और ये सिस्टम्स और ये केबल्स और ये डेटा सेंटर्स, ये सब क्यों पढ़ना, क्योंकि आपका आगे जाकर काम, अपना सिलेबस कहता है कि हर टॉपिक के बाद, सुनना मेरी बात ध्यान से, पूरी बात होने पर समझ में आता है, हर टॉपिक कहता है कि रिस्क, हर टॉपिक के बाद एक टॉपिक समझाया ना मॉड्यूल ने, उसके बाद रिस्क कंट्रोल, ऐसा कुछ चलता है। यानी आपको ये देखना पड़ेगा, कि ये चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने लगाई है ना, जो भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आपने लगाया है, उसमें क्या रिस्क हो सकता है और उसके कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी। एक चीज़ जितना समझ में आए उतना समझना, धीरे धीरे अपन चलेंगे। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसका महत्व बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, और इसको थोड़ा सा
निग्लेक्ट भी किया जाता है, इसके कारण ये बहुत तकलीफ भी देता है डेफिनेटली। आगे अपन को ये सोल्यूशन नहीं मिलता कि इसको अपन क्लियर कैसे करें अगर अपन इसको ठीक से नहीं पढ़े तो कहने का मतलब ये कि जो अपन ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे सिस्टम्स लगेंगे ना, वो सारे सिस्टम्स के ऑडिट करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। टेक्नोलॉजी लगाई है, सिस्टम लगाया है, पासवर्ड लगाया है, बायोमेट्रिक लगाया है, ये सब आपको जानना जरूरी इसलिए है ताकि आप उन चीज का ठीक से ऑडिट कर सको कि वेदर दी सिस्टम्स आर फ्लॉलेस और नॉट, वेदर दे हैव एनी काइंड ऑफ एरर और नॉट। अगर आप समझ रहे हो तो सिस्टम कैसा है, सही है या गलत है, ये समझने के लिए तो ये समझना पड़ेगा ना कि सिस्टम होता क्या है। इसी हिसाब से अपने सिलेबस में हर चीज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर छोटे से छोटे डेटा नामक शब्द की डेफिनेशन दी गई है, कंसेप्ट दिया गया है, लॉजिक दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन करने को कोई नहीं बोलेगा, आपको कोई नहीं बोलेगा कल जाकर ये लो सिस्टम ठीक करने लग जाओ, ये लो सीपीयू खोलो, ये स्क्रू ड्राइवर लो, ये हार्ड डिस्क लो, इसको खोलो, इसको मदरबोर्ड को बिठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल है लेकिन जो रिलेटेड है ना वो है एक चीज। दूसरी बात, इसमें यूजुअली मार्क्स कई बार ऐसा होगा, शायद आपने सुना होगा डिफिकल्ट है, सुना होगा। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। अरे डिफिकल्ट होने का कारण यह है कि यूजुअली इसको पढ़ा किस तरीके से जाता है कि समझो एक आंसर है, उसके 8 हेडिंग्स है, जिसका 8 पॉइंट्स है, उसमें वो 8 के 8 पॉइंट्स याद कर लिए जाते हैं, 8 के 8 एकदम वर्ड टू वर्ड। अब ये कर लिया आपने, आपके हिसाब से आपने तैयारी कर ली। अब अंदर का जो कंटेंट है वो भगवान जाने वाला लिख लिया, एज इन आपने जो अंदर का कंटेंट लिखा होगा ना वो शायद टेक्निकली सही हो, शायद गूगल के हिसाब से सही हो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, शायद और कोई बुक के हिसाब से सही हो, लेकिन अपने मॉड्यूल ओरिएंटेड नहीं रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो, एक सवाल की 4 डेफिनेशन हो सकती है, चारों राइट हो सकती है। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लॉ के हिसाब से देखो ना, ऑडिट के हिसाब से देखो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करिकुलम के हिसाब से देखो ना, तब जाकर आपको आपकी डेफिनेशन मिलेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसमें मार्क्स तभी मिलेंगे जब मॉड्यूल के हिसाब से लिखा हुआ रहे, जो मॉड्यूल अपनी जगह पर, इंस्टीट्यूट अपनी जगह पर एकदम सही है। और आप अपने हिसाब से क्या होता है, अपन लिखकर आ जाते हैं और मार्क्स नहीं मिले, मार्क्स मिले नहीं, मार्क्स दिए नहीं। ये कभी भी रीजन आता ही नहीं कि अरे मैंने शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रखी होगी, या टीचर ने शायद कोई ना कोई कमी रखी होगी, यानी अपने पढ़ने में किसी ना किसी प्रकार की कमी रखी होगी। ये कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती नहीं है। और मुद्दा यही है, सामने वाला कोई आपका नुकसान करने के लिए आपको पर्सनली जानता थोड़ी, कोई राइवल थोड़ी आपका। तो कहने का मतलब है कि लिखना वही पड़ेगा जो मॉड्यूल में है। अब वो मॉड्यूल में, अरे यार, अब अगर मॉड्यूल में से नहीं लिखोगे तो मॉड्यूल ने क्या किया होता, बस टॉपिक देकर छोड़ दिया होता, ये लो आप पढ़ लो सिस्टम के बारे में, ये लो आप पढ़ लो प्रोसेस के बारे में, ये लो आप पढ़ लो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, ये लो आप पढ़ लो कोर बैंकिंग के बारे में, रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो भी टॉपिक्स है, थोड़े थोड़े शब्द से आपको वाकिफ करवा रहा हूं। तो ऐसा अगर होता तो आपको टॉपिक देकर छोड़ दिया होता, एंड यू राइट इट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट यू गेट अक्रॉस द ग्लोब, and if it is correct we would give you marks. That would have been the scenario, but the scenario is not like that. We need what is there in our module because we have written it in the module by taking a lot of efforts, and it is specific to your curriculum. We don't want you to become software engineers after completing this subject. We want you to become professional who have the knowledge of technology when you would be becoming a chartered accountant, when you would be auditing the systems, when you would be using the systems, if you're understanding, to make sure that you know that the systems are perfect, lawful, auditable, error free. इसके लिए मुद्दा समझो आप, कंटेंट अपन को देखो। ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं, सर हम तो कुछ गलत बोले ही नहीं, या हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको कि अपन को लिखना वो पड़ेगा जो मॉड्यूल में है। उसके अलावा कंटेंट नहीं चलेगा बेटा, उसके अलावा मार्क्स नहीं मिलते। बहुत सारे सर्टिफाइड आंसर शीट्स है मेरे पास, जो समय आने पर देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो साइड में स्क्रीन भी आती है, तो डेफिनेटली आपको मैं चीज़ें बहुत सारी दिखा सकता हूँ, वीडियोस भी दिखा सकता हूँ जो आपके सिलेबस रिलेटेड रहेंगे, और कुछ ऐसे आंसर शीट्स भी दिखा सकता हूँ जिसमें लिखा काफ़ी कुछ है और शायद सेंसिबल भी लगे, लेकिन मॉड्यूल ओरिएंटेड नहीं है। मॉड्यूल ओरिएंटेड नहीं होना यानी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना यानी मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना यानी मार्क्स नहीं मिलना। आप समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर अपन को इतना समझना ही है कि अपन को तो वही कंटेंट लिखना है जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है। रीजन है ना इसका, अपन को ये ऐसा सिलेबस का ढिंडोरा नहीं पीट रहे, लेकिन बनाया है, मेहनत की है, उनका ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं होगा फिर आप अपने हिसाब से लिख कर आओगे तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं है। अगर मार्क्स नहीं आते ना, देखो पहली बार अपन जब मेहनत करते हैं ना और मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो फिर अगली बार अपन को कुछ समझ नहीं आता।
कुछ समझ नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, कितना पढ़े, फिर इधर से बुक ले ली, उधर से बुक ले ली, ये एमसीक्यू उठा लिए, ये शब्द उठा लिए, ये इतना थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटी के एफर्ट्स कर लिए, एंड देन दोज एफर्ट्स आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स. If you understand, it is direct. Marks is like directly efforts, marks directly proportional. अगर आप समझ रहे हो तो कुल मिलाकर अपन को मेहनत मॉड्यूल ओरिएंटेड ही करनी पड़ेगी, मॉड्यूल का कंटेंट ही याद करना पड़ेगा. आपका मेरा कंटेंट काम नहीं आएगा. जो आपके पास बुक भी है, बेसिकली जो आपको बुक मिली है उसमें मॉड्यूल का ही कंटेंट है, अगर आप समझ रहे हो. तो अगर मैं कुछ और कंटेंट बताकर सेशन भले इंटरेस्टिंग अगर बना भी लूँ लेकिन मॉड्यूल ओरिएंटेड नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं बनेगा. यानी आपको आज तो सेशन में बहुत मजा आ गया कि कोई टॉपिक्स बहुत इनोवेटिव है अपने सिलेबस में. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, इसके बारे में इतनी खतरनाक चीजें बताई जा सकती है कि आप देखते रह जाओ, मजा आ जाए खतरनाक. लेकिन है कितना, 6 से 8 लाइन का और 3-4 एग्जाम्पल्स. भाई मैं तो उसको उसके ओरिएंटेड रखूंगा ना. मेरे को सेशन मजेदार बनाना है या मार्क्स ओरिएंटेड बनाना है. क्योंकि देखो आज आपने एग्जाम दिया, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम मतलब जब भी आपने अगला अटेम्प्ट में, जब भी आपका अगला अटेम्प्ट है उसमें आपने एग्जाम दिया. अब मार्क्स आए कब आए, महीने 1.5 महीने बाद, जो रिजल्ट के बाद. अब तब तक तो यार तू कौन मैं कौन वाली बात, इफ यू अंडरस्टैंड. तो जब मार्क्स आए ना, जब आप रिजल्ट देखो तब आपका मैसेज आना चाहिए. मैसेज आए ना मन में, अरे यार ये पढ़ा था, ढंग से किया था, कोई भी टीचर वगैरह वो कोई बात नहीं, ढंग से किया था, इसलिए देखो मार्क्स आ गए, इफ यू अंडरस्टैंड. सो वहां की तैयारी अपन को यहां करनी है. वहां की तैयारी यानी कौन सी तैयारी, देखो बेटा सुनना, 3 से 4 महीने होंगे एग्जाम को. अब जब भी आपका एग्जाम होगा, कि जब भी होगा एग्जाम, उसके लिए अपन अभी तैयारी कर रहे हैं. अभी तैयारी कर रहे हैं यानी कुल मिलाकर ये तो मानते हो कि आप ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोला जाता है, प्रैक्टिकल टच देंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे, ये सारी बात होगी, लेकिन मानते तो इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है. अब सर अभी हम थ्योरी पढ़ ले, अभी हम याद कर ले, अब हम कितना करें, तब हम कैसे रिटेन कर पाएंगे. बेटा वही तो मुद्दा है कि समझना इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सब्जेक्ट लाइक दिस. ऐसे भी स्टूडेंट्स को, जैसे आई हैड बीन टू वेरियस सिटीज टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई हैव बीन टीचिंग दिस फ्रॉम लाइक 6 years, 6 to 6.5 years से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. तो रिजल्ट भी भगवान की दया से अच्छा रहा है. कहने का मतलब ये कि ऐसे भी जगह पर गया हूँ पढ़ाने जहाँ पर लोग 10th टाइम ये एग्जाम दे रहे, 10वीं बार. आप समझ रहे हो, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ओल्ड सिलेबस में था वो भी पढ़ाया वहाँ पर, EIS भी पढ़ाया. तो ये IT के ऐसे भी लोग थे जो 10वीं बार 11वीं बार एग्जाम दे रहे, या फिर ऐसे बोल चुके मेरे को, सर आई हैव ऑलरेडी गिवन इट 10 times 5 years. आप समझ रहे हो, मतलब कितने ज़्यादा ये समय का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है यार. और ये सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो फिर पूरी तरीके से वाट लगा सकता है. तो पूरी तरीके से वाट लगाई हुई, फिर भी हिम्मत देखो, पैशन देखो कि नहीं 11वीं बार भी देना है. सो आई हैड बीन टू वेरियस प्लेसेस. 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि एक बंदा ऐसा था जिसका अटेम्प्ट समझो अभी है, मई या कोई भी नवंबर अटेम्प्ट में है एग्जाम उसका, और उसका तुरंत अगला जो अटेम्प्ट है वो फाइनल का है, यानी 6 महीने बाद उसको फाइनल का अटेम्प्ट देना है. ऐसी सिचुएशन भी थी. आई कैन शेयर द नेम एंड एवरीथिंग विथ यू, आई डोंट माइंड दैट. लेकिन कहने का मतलब ये कि अब उसका कैसे हुआ कि उसकी फाइनल की भी क्लासेस चलती थी और इंटर के भी 1-2 सब्जेक्ट IPCC के उसने ज्वाइन किए थे. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें से एक था जो मेरे पास पढ़ रहा था या जो भी. तो कहने का मतलब ये कि जब उसने एग्जाम दिया इंटर का, इंटरमीडिएट लेवल का, और जब उसका रिजल्ट आया तब उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर, since I had the final classes and everything, I was not able to revise it much. I remembered exactly what you said in the classroom 3 months back and I was able to write on the basis of that. आप समझ रहे हो, कुल मिलाकर तारीफ की कोई बात नहीं है यार, सिंपल अप्रोच है. हर कोई रिजल्ट लाना है अगर तो ये अप्रोच अपनानी है बस. फिर आप करो, मैं करूँ, कोई और करे, इफ अंडरस्टैंडिंग. अपन तो छोटे लोग हैं, मैं तो आपसे वैसे भी छोटा हूँ, मैं लगभग अभी 17 साल का हो जाऊंगा, 17, हाँ ओके. एनीवे, कहने का मतलब वो तो चलो थोड़ा सा पर्सनल हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये कि उस तरीके की अप्रोच या अभी का सेशन सर कैसे फायदेमंद, आपको किसी भी हालत में रिक्वेस्ट बोलो, ऑर्डर बोलो, जो भी है, ये सब्जेक्ट इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है. मेरी जिम्मेदारी 60 कहीं नहीं गए, टू बी वेरी फ्रैंक. और इन सेशन के थ्रू अपन जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा तो सही. समझाना तो बहुत बिग डील नहीं है, इधर की इधर ही याद करेंगे अपन. मैं इस सेशन में वो चीजें याद करवाऊंगा. और अभी अगर आपके पास वो बुक है, द बुक विच यू हैव और द मॉड्यूल, यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन or a pencil, whatever, pen would be preferred. Make a notebook proper, systematic. That notebook will give you marks, will give you exemption without any doubt.
फॉर EIS एंड SM, SM को पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, EIS को आगे से, SM जब स्टार्ट करेंगे तब या तो साथ में चलेंगे या देखेंगे जैसे समय जैसी इच्छा, वो अपने ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर 200 पेजेस के आसपास की आप बुक देख सकते हो, 150 200 जो भी, और स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हैंड राइटिंग होगा ये। और कोई भी बुक नहीं देखनी, अगर इस तरीके से चल रहा है तो कोई भी बुक देखनी नहीं, क्योंकि एवरीथिंग यू वुड बी राइटिंग। बताऊंगा आपको तरीका, बताऊंगा किस तरीके से होगा, आई एम सॉरी, लेकिन आप लर्न भी यहीं पर करोगे। मैं एक एक चीज का अगर आपको कोई डेफिनेशन बताता हूं, कोई चीज बताता हूं, तो मैं बार बार रिपीट कर आपको रिपीट करवाऊंगा। आप मेरे पीछे बोलोगे, आप वीडियो को भगाओगे नहीं, आप वीडियो को एंड तक देखोगे पूरा। मैं वीडियो के वॉच टाइम बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिल रहा है या कोई मीडियम से पैसा नहीं मिलेगा। यूट्यूब कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वॉच टाइम कितना होता है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर बैठे हो, देख रहे हो, अगर आप रिसोर्सेस लगा रहे हो, अपना पैसा, अपना इंटरनेट पैक, अपने माता पिता की मेहनत, इच्छा, सपना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो वो पूरी तरीके से पूरा करने के लिए पूरे सेशन देखो बस। और ईमानदारी से अच्छे से सीधा बैठकर देखना, ऐसे बीच में भगा लिया, कुछ तो देख लिया, नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, उतना भी मत करो फिर तो फ्रेंड्स, बिकॉज हाफ हार्टेड एफर्ट्स डू नॉट वर्क इन सच अ सब्जेक्ट। कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। और मैं कोई किसी प्रकार की तारीफ वगैरह बात नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट है ना, बाद में बहुत तकलीफ देता है, समझ रहा है। यानी यार मैंने आपको बोला ना 10-10 अटेम्प्ट, ऐसे लगेगा उन लोगों को अगर आप देखोगे ना जो 10वीं बार या 11वीं बार दे रहे, ऐसे लगेंगे 2 बच्चों के पिताजी है वो, सच्ची में बोल रहा हूँ कसम से, ऐसी सिचुएशन है। तो सिचुएशन ऐसी आने ही नहीं दे अपन, पहली बार में इसको बाय बाय कर दे अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अपन को पसंद नहीं आती, लेकिन अपन उसका दिल भी नहीं दुखा सकते, तो हेलो नमस्ते थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके ओके थैंक यू बाय बाय, अलविदा करो प्रॉपरली मार्क्स लेकर। और इस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको एकदम अच्छे से आपके सामने चीजें रखूं, क्लियर। मेरा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीन के नोट्स दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक और पेन लेकर बैठोगे, समझो एक डेफिनेशन आ गई, 3 लाइनें आएगी, कुछ 3 एक के बाद एक कुछ 3 लाइनें आ गई, तो ये 3 लाइनें आ गई अगर, तो या 3 लाइनें यानी 3 पॉइंट्स आ गए, 1 पॉइंट 3 लाइन का। पहले मैंने आपको बताया, समझाया, याद कराया, पॉज करो, वहीं पर लिखो, आगे बढ़ो। अपन को एंड में कंप्लीट नहीं करना है। आपके पास जब पॉज करने की क्षमता है, कैपेसिटी एज इन द फैसिलिटी है, व्हाई डोंट यू पॉज इट, राइट इट डाउन, देन मूव अहेड। क्योंकि अगर क्लास लाइव भी चलती होती तो आप ऐसे ही करते ना, मैं आपको बताता, आप लिखते और फिर मैं आगे बढ़ता। यानी वो टॉपिक को उधर समझा, उधर लिखा, उधर याद किया, खत्म किया, फिर आगे बढ़े, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से निपटाओ, इफ यू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली वी कैन नॉट सी ईच अदर फेस टू फेस, अदरवाइज माहौल कुछ और ही बनाते अपन। लेकिन अभी भी कोशिश कर सकते हैं कि अपन अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, सब्जेक्ट को बाय बाय बोले, एकदम अलविदा अच्छे से, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। नींद भी आती है कई बार, ओके। सो कहने का मतलब ये कि पहली बार जब आपने सेशन देख लिया, सब कुछ हो गया, पढ़ लिख कर याद कर, और समझो आपको रात को नींद ही नहीं आ रही है, वापस ये सेशन देख लेना, मस्त एकदम खराटे की नींद आएगी। लेकिन पढ़ाई करनी है, वो तो जोक सपाट, कहने का मतलब ये। सो मेकिंग श्योर EIS SM करोगे तो तरीके से लिखकर, बुक और नोटबुक लेकर, मेरे साथ रिपीट कर कर, आई कैन नॉट सी यू, दैट इज देयर, आई कैन नॉट सी यू बट आई कैन ट्रस्ट यू। सो ईमानदारी से आई ट्रस्ट यू दैट यू वुड बी रिपीटिंग द थिंग्स आफ्टर मी एंड यू वुड बी लर्निंग इट देन एंड देयर इटसेल्फ कंप्लीटली। उधर ही खत्म करो इसको, खत्म, हाँ, शुरू नहीं, खत्म करने की बात कर रहा हूं, एकदम प्रॉपर, है ना, समझ रहे हो आप। तो पेपर नंबर 7 है ये, कौन सा है, पेपर नंबर 7। टोटल कितने पेपर, 8 पेपर, ये कौन सा, 7वां। 7वें का नाम क्या, स्क्रीन के ऊपर है ना, देखो, EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बोला है, प्लूरल। एंड देन वी हैव अनदर पार्ट एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब मैं क्या चाहता हूं, अभी ही आपके पास एक नोटबुक हो, पेन हो, प्रॉपर अच्छा पहला पेज उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन ऑफ द नोटबुक टुडे, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑन द फर्स्ट पेज क्या लिखेंगे मैं बताता हूं, लेकिन प्रॉपर एक नोटबुक लेकर बैठना, हाफ हार्टेड एफर्ट्स मत करना। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठे हो तो जाओ और आओ, लेकर आओ, इफ यू अंडरस्टैंड। मतलब आपके घर पे होगी ना नोटबुक, तो लेकर आना और फिर बैठना, क्योंकि अपन अभी से डायरेक्टली शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है 2-3 दिन बाद अपन देखेंगे प्रॉपर कैसे, नहीं, 1-1 मिनट कीमती है, और इस तरीके से आपके लिए 1-1 MB भी शायद कीमती है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। और शायद मेरे लिए भी थोड़ा बहुत कीमती हो, लेकिन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। तो ध्यान देना कि आप वो चीज़, पहला पेज लेना, और जो फर्स्ट इनिशियल पार्ट है देखेंगे आप, SM या तो पीछे से शुरुआत कर सकते हो, या अपन उस समय पर देखेंगे कि कैसे SM शुरुआत करना है, ओके। कुल मिलाकर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितने चैप्टर्स और क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देने की
देना एक फर्ज बनता है। उस फर्ज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम कुछ लर्न नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन से शायद हम कुछ रिटेन ना कर पाए, लेकिन आइडिया जरूर ले सकते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड। तो आइडिया लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेटिंग दैट वुड बी अ बेटर वे टू स्टार्ट, इफ यू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर तरीके से। सो आई विल टेल यू द नेम ऑफ द चैप्टर्स, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, और कितना वेटेज वगैरह, थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न वगैरह ये इनिशियली शुरुआत करते हैं, फिर अगर आज पहुंचे अपन तो टॉपिक पर पहुंचते हैं, नहीं तो फिर आप पूरे अपन अगले सेशन में टॉपिक पर पहुंच सकते हैं। जो भी है धीरे धीरे अपन तरीका, द मेथड इज इंपॉर्टेंट, द अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, द लर्निंग इज इंपॉर्टेंट एंड द राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, लर्न, राइट, खत्म। इफ ईच एंड एवरीथिंग शुड बी दिस वे। तो यह इसका जब भी आप देखने आओ तो ये तैयारी के साथ ही आओ कि बस मेरे को पूरा ये 3 पॉइंट्स निपटाने, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग, देन ओनली वॉच इट। Otherwise, do not do a formality. Do not do that kind of favor, if you're understanding. So, request है, if you're understanding, कि try to watch it this way where you understand. I'll try my best to make you understand. I'll try my best to make you learn. You try your best to repeat, and definitely you have to write it as well. So, everything in the notebook, screen पर आएगा, proper आएगा, font सही रहेगा, दिखेगा सब कुछ। उसको आपके फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में कर जो भी आप करते ही होंगे, आप जानते ही होंगे, तो एक एक चीज़ उतारना अच्छे से। ओके, आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो स्क्रीन के ऊपर आएगी ना, आपको लिखना है। आप पहले पेज पर चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो आपकी नोटबुक पे, CA इंटरमीडिएट पेपर 7 ये चाहो तो। और अगर पेज ये इतना ज़्यादा महत्व न रखे, अपन आगे वाली चीज़ लिखने की कोशिश करते। तो अपना जो सिलेबस है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड। कितने हिस्सों में डिवाइडेड? 2 हिस्सों में डिवाइडेड। 2 हिस्से, 2 इक्वल हिस्से। ओके, EIS 50 मार्क्स, SM 50 मार्क्स। अच्छा, EIS 50 मार्क्स, तो इसमें भी 15 मार्क्स के ये, और SM में भी 15 मार्क्स के ये। यानी क्या ये यानी सोचो, यस, बोलो 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 बोलो। 15 मार्क्स के बेटा EIS में 15 मार्क्स के ये होते हैं, क्या होते हैं? MCQs। SM में 15 मार्क्स के MCQs। MCQs के लिए कंसेप्ट आना जरूरी है, रटा रटा मामला नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, सर मैंने 50,000 MCQ पढ़ लिए। अरे यार, एक कंसेप्ट पढ़ लेता, 100 MCQ तो खुद ही बना लेता। फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। ओके, MCQs तो 4 लाइन के मैं 20 MCQs बना दूं यार। इट इज जस्ट अबाउट elaborating, बट इफ यू नो द कंसेप्ट, यू कैन राइट, यू कैन योरसेल्फ मेक योर MCQs। मैं कोई MCQ देने से बच नहीं रहा हूं, मैं डेफिनेटली आपको MCQs दूंगा ही, टेस्ट भी लूंगा, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर तरीके से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें अपन वो तादाद से अपन जज नहीं कर सकते कि अपनी तैयारी कितनी, if we have to specifically talk about multiple choice questions. So it is divided into, again, equally divided 50-50, and then MCQs are for 15 marks in EIS and NSM. एक मार्क का सवाल आएगा MCQ में, कुल मिलाकर। मान लो मेरी बात सुन लो, इधर आओ मेरे पास ध्यान से। MCQ में आपको EIS में 15 में से 15 लेने हैं, SM में 15 में से 15 लेने हैं। समझ गए क्या? यस। किसी भी हालत में MCQ में नुकसान नहीं कर सकते अपन, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। उसमें अपन को मैक्सिमम पूरे मार्क्स उठाने ही है, और इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है ना, तो भी डिफिकल्ट होगा ऐसा नहीं। पढ़ लिया है तो फिर मस्त का एकदम चुटके वाला मामला, एकदम मस्त जाएगा आपका पेपर, देखना ईमानदारी से। और कई बार ऐसे भी होता है कि मस्त तो आपके हिसाब से चला जाता है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से नहीं जाता है, क्योंकि आपने तो सारी हेडिंग लिख ली, अरे यार जो पढ़ा था वही आए, लेकिन अंदर का कंटेंट फिर वो हो गया कि कुछ भी आप मनगढ़ंत लिख कर आ गए। आपके हिसाब से बेस्ट था, लेकिन फिर मार्क्स, मैं तो ये कह रहा हूँ, मार्क्स भी आपके एकदम मस्त आएंगे। ईमानदारी, विश्वास करना, ट्रस्ट करना, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जैसे आप एक एक टॉपिक आपके सामने आएंगे ना, वैसे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी, एंड यू वुड बी फाइंडिंग द सेशंस वेरी फ्रूटफुल। एक ही बार देखो, बार बार देखने की जरूरत, ऐसा नहीं कि बार बार देखते रहो, 2-3 बार देखना नहीं यार। तरीके से आप अगर लाइव सेशन में भी बैठते तो एक बार देखते आप, मेरे को मतलब इफ यू अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई मेरे को इधर तो भी रिवाइंड वगैरह यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद भी लोगों के मार्क्स आते हैं बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब है कि इधर भी आपके पास क्षमता है, तो अपना पहले बार में बेस्ट देना, कंसंट्रेशन, वो समय लेकर बैठना, नोटबुक लेकर बैठना, पेन लेकर बैठना, याद कर कर ही निकलना। आज का सेशन देखो, 2 लाइन कम पढ़ी से चलेगा, लेकिन तरीके से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू लर्न इट। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज देयर डेफिनेटली। Learn the exact words which are required in the module, and that is how EIS and SM would be cleared. That is the only way to clear it, if you're understanding. And the content which I'm going to show you on the screen will be exactly word by word. All the words would be according to the module only. आप समझ रहे हो? स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, वर्ड बाय वर्ड मॉड्यूल का होगा।
आपके पास जो बुक है ना उसमें भी मॉड्यूल का ही कंटेंट है, रीअरेंज किया, ये टॉपिक बाद में, ये टॉपिक पहले, ये चीजें रह सकती है, कंटेंट अंदर का आप छेड़खानी कर नहीं सकते बेटा, इफ यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग और जस्ट टू मेक इट यू नो लाइक साउंड लाइक मुझे आता है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये वाली बात काम नहीं करेगी ना। अब जैसे अगर मुझे जावा आता है, पाइथन आता है, मुझे यू नो वेबसाइट बनाना आता है, मुझे थोड़ा सा डेटा एनालिसिस अगर करना आता है, तो अगर मुझे इम्प्लीमेंटेशन आता है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो समय अभी अपना वो नहीं है। समय अपना है कि मॉड्यूल ओरिएंटेड कंटेंट पढ़कर, याद कर समझ कर, देखो इसको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाकर, लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कैसा है कि जितना पढ़ा, उतना समझा, उतना याद किया, उतना रेडी किया, और उतने में से ही एग्जाम में आएगा। बिकॉज आप देखो ये टेक्नोलॉजी वगैरह ये बहुत वास्ट है, ये सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता। इफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये चीज़ कभी खत्म नहीं होती, इसमें ऐसा कोई नहीं बोल सकता मुझे टेक्नोलॉजी पूरी आती है, अगर आप समझ रहे हो तो यू हैव टू बी, आपको मॉड्यूल पूरी आती है ये हो सकता है, और अपन को वो करना है, ओके अपन को पूरी मॉड्यूल आनी चाहिए। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बोर कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ें मेरा बताना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ इसलिए है क्योंकि इसके बिना अपनी अप्रोच कैसे है ये अपन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द अप्रोच, द मेथोडोलॉजी मैटर्स अ लॉट इन सच अ सब्जेक्ट, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वी वोंट बी अवेयर व्हाट टू डू, और फिर वो आगे से आगे 6 महीने का नुकसान कैसे कर सकते हैं यार अपन। 6 महीने यानी लगभग 2.5-3 लाख, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अरमान, ख्वाहिशें वगैरह वगैरह, और आपका ये इंपॉर्टेंट ये उम्र का समय, मैं तो छोटा, अभी तक मेरा समय नहीं आया वो, लेकिन आपका तो आ गया, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ द सेशन, राइट इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल लीव नो स्टोन्स completely in order to make sure that I do it according to the module and make it fit into your mind completely। लेकिन कहने का मतलब है कि आप भी पूरी तरीके से लेटते हुए, सोते हुए, टेढ़े मेढ़े बैठकर, नहीं देखते हुए, स्ट्रेट बैठकर तरीके से, रिस्पेक्ट से, मेरे को नहीं, सब्जेक्ट को तो रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, ये सब्जेक्ट रिस्पेक्ट मांगता है थोड़ा सा, यू डोंट गिव मी रिस्पेक्ट देन आई विल शो यू व्हाट रिस्पेक्ट इज, ऐसा ये बोलता है, ओके। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपन इसको तरीके से एकदम साइड से प्यार से निकाल दे, इसको बाय बाय कर दो तरीके से, ओके। सो कंटेंट विच वुड बी कमिंग वुड बी स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल ओनली, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो अपने स्क्रीन के सामने अब क्या आता है। स्क्रीन के सामने अभी जो आएगा वो आपको बुक में लिखना है, ओके। आज का सेशन अपन किसी चैप्टर से शुरुआत नहीं करते हैं बेसिकली, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, EIS का इंडेक्स, 5 चैप्टर्स के नाम आएंगे। अभी आपका नोटबुक का काम है। नोटबुक का काम क्या है? पहला चैप्टर, 5 के 5 चैप्टर आप ये फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो। चैप्टर ऐसा CA इंटर पेपर 7 ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन एक जगह पर ये 5 चैप्टर्स के नाम लिख लेना। अब 5 चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है, देखो क्या करते हैं कि 5 चैप्टर का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये मैं आपको हल्का हल्का सा देने की कोशिश करता हूँ, ओके। हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन, ओके। और आप लिखो भी, ओके। जैसे ही मैंने पहले चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया, आप वो लिख लो नाम और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना, जितना हो सके उतना समझना, ओके। जितना हो सके उतना याद रखो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप देखना आप रिलेट करोगे जब ये टॉपिक्स आएंगे, जब ये चैप्टर शुरू होगा, ओके। आपको जितना हो सके मैं वो ही टर्म्स लाने की कोशिश करूंगा जो आपके मॉड्यूल में टॉपिक्स है बेसिकली, ओके। तो अभी जितना समझ में है उतना समझना, ऊपर से चीजें जाएगी, जाने देना, लेकिन चीजों के टर्म्स से वाकिफ होना भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? अगला जो मैं टॉपिक सिखाऊंगा कई बार 10 दिन बाद, हर दिन जो भी, उसमें पिछले मतलब मैं जो टॉपिक सिखाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ अगले टॉपिक का टच जरूर दे दूंगा, सो दैट यू बिकम अवेयर। बिकमिंग अवेयर इज इंपॉर्टेंट, देन वी कैन लर्न, देन इट बिकम्स लाइक ओके ये तो मैंने सुना है, कहीं ना कहीं समझा है, कहीं ना कहीं इसको देखा था, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए हर टॉपिक के पहले। यू बिकम अवेयर, वो कंप्लीटली एकदम जर्मन ऐसा डॉइश ऐसा नो, अरे ये क्या बोले सर, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, सो दैट शुडंट हैपन है। ये मैंने जर्मन में बोला कि आई डोंट नो जर्मन ऐसा कुछ, लेकिन ये आप ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टर्म से आप वाकिफ होने चाहिए। वो टर्म से वाकिफ करवाने की जिम्मेदारी रहेगी मेरी कि अगले सेशन में जो आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा आपको टच कर दूं मैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, ओके। ये इसमें ना यूजुअली द टॉपिक्स आर इंडिपेंडेंट कंपेरेटिवली, ऐसा ये आए तो ये आएगा। आप अगर कोई भी सेशन से स्टार्ट करोगे ना तो यूजुअली आपको समझ में आ सकता है, ये इससे डिराइव किया, फिर ये आया, फिर इससे डिराइव कर ये अगला टॉपिक आया, ऐसा नहीं होता इसमें, टू बी फ्रैंक विथ यू। तो वास्ट है, बड़ा है सिलेबस, लेकिन इफ यू अप्लाई द राइट मेथड, एक बार मेथड से यूज टू होने की कोशिश करेंगे, यू वुड बी एबल टू क्लियर इट ईजिली। EIS के बलबूते पर ही अपन EIS और SM में मार्क्स ला पाएंगे।
SM इज देयर एंड कंपैरेटिवली इजी एज वेल, बट EIS के बिना EIS SM में मार्क्स आए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, ये प्रायोरिटी कंपैरेटिवली इसकी ज़्यादा है, इसमें मार्क्स आएंगे तो उसका महत्व बनता है, इफ यू अंडरस्टैंड। सो दैट वुड बी, SM वुड बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, बट दिस केक इज इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ रहे हो। तो 5 चैप्टर के नाम लाते हैं स्क्रीन के ऊपर एक एक करके। पहला चैप्टर सुनना ध्यान से, डैन पहला कौन सा है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, इसका नाम है। क्या करूं इसका सर, नाम का तो क्या, नाम में क्या रखा है, ठीक है थोड़ा सा बताता हूं आपको, मुद्दे पर आएंगे जब अपन पढ़ेंगे। सर नाम में तो याद भी करें नहीं करें, मत करो याद, कोई नहीं, ऐसे टॉपिक्स आने वाले आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का मतलब है कि बिजनेस के प्रोसेसेस, जिसमें बिजनेसेस में पहले पीपल हुआ करते थे, प्रोसेस हुआ करते थे, आज के पीपल और प्रोसेस को मिलकर एक तीसरी चीज जुड़ गई जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और उसके बिना बिजनेसेस चल नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी का समावेश, इंटीग्रेशन, ये इस चैप्टर में बात होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो उसमें आपके बिजनेस में क्या रिस्क आएंगे, उसके लिए क्या कंट्रोल लगा सकते हो, उसकी बात होगी। एंटरप्राइज में रिस्क कैसे मैनेज करोगे, उसकी बात होगी, अगर आप समझ रहे हो। तो ये सारी बातें इस चैप्टर रिलेटेड होगी कि टेक्नोलॉजी आने के कारण कैसे तो आप टेक्नोलॉजी लाओगे, उसके फायदे क्या, उसमें रिस्क क्या, उसके कंट्रोल्स क्या, अगर समझ रहे हो। फिर एक चीज भी आती है जिसको बोलते हैं अपन, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा इस चैप्टर में जो हम बेसिकली ड्रॉ करेंगे, जो 6 मार्क्स का सवाल बनता है एग्जाम में, समझ में आए तो समझना, फिलहाल ऊपर से जा सकती है बातें। दैट इज समथिंग विच इज नोन एज फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, उसके भी क्वेश्चन है ना, देखो फ्लो चार्ट भी, दुनिया में हजारों प्रकार के फ्लो चार्ट होते हैं, आपके क्वेश्चन होंगे आपके करिकुलम रिलेटेड, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड। तो सर मैंने तो फ्लो चार्ट पहले ही पढ़ रखा है, आपको देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल के हिसाब से किस तरीके से, पहले पढ़ रखा है नहीं रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से आगे बढ़ेंगे, चाहे आपको कितना भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, जितना यहाँ इस सिलेबस में जहां तक जाना है ना वहीं तक जाएंगे। आपको एडिशनल पता है अपने पास रखना, मॉड्यूल में लिखकर भी मत आना एग्जाम में, किसी में सिर्फ नाम दे दिया समझो बिजनेस इंटेलिजेंस यही लिखकर आना, ये शब्द, ये आपको इलैबोरेट नहीं करना है, भले आप जानते हो, नॉट नीडेड, बट यू नीड टू इलैबोरेट व्हाट इज देयर इन द मॉड्यूल, इफ यू अंडरस्टैंड। अपना ज्ञान, आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान एडिशनल नहीं चाहिए, बी स्पेसिफिक, बी कंसाइज, बी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल एंड यू गेट द मार्क्स। ठीक है, पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज समथिंग विच इज नोन एज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। अब सुनना, ऊपर से जाएगी चीजें, ऊपर से, ओके, पकड़ोगे तो भी नहीं रुकेगी अब, लेकिन अपन आगे देखेंगे। ये चैप्टर से अपन शुरुआत करेंगे, पहले अपन चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग नोन एज, सुनना ध्यान से, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको बोलते हैं ERP। बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, तगड़ा, आज के ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए ये नीड है। मतलब इतना अच्छा है ना आपका सिलेबस, माँ कसम, ERP के बारे में बता रहा है, यानी लोग इसके पैसे लेते हैं बाहर सिखाने के। SAP नामक ERP मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है SAP नामक जो ERP बनाती है ये सॉफ्टवेयर, और लोगों को ट्रेनिंग देने के पैसे लेते हैं। आपको ये सब्जेक्ट भी सिखाया जा रहा है, आपके मार्क्स भी मिलेंगे, आपको डिग्री भी मिलेगी, और आप ये नॉलेजेबल भी बनोगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज ERP के बिना टिक ही नहीं सकती। ERP का ऑडिट करोगे, आप चेक करोगे कि वो ERP सही है नहीं, यानी आपका दर्जा देखो, दर्जा, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। यानी आप ERP बनाने वाले को बोल सकते हैं खराब बना है, एरर है, ठीक कर इसको, फ्रेंड्स, वो लेवल होगा आपका। ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद वो ऑडिटर वाला लेवल आए ना, आपको और थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आप समझ रहे हो। थोड़ा बहुत अगर समझ में आए, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज का अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज यानी डिसेंट्रलाइज। अब क्या है ये समय आने पर देखेंगे, अभी सब बता दो तो एक ही दिन में 5 चैप्टर खत्म करेंगे, फिर अपन कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसा ERP नामक चीज आएगी जो लंबा चलेगा इसमें, चैप्टर नंबर 2 में। फिर बहुत अच्छी चीजें आती है इसमें, डेटा एनालिसिस, जो आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग जॉब है, ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर किसी की पूछ है ना, पूछ यानी रिक्वायरमेंट, बेसिकली मांग रिक्वायरमेंट हो ना, तो कहने वाले वो है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की। सबसे ज्यादा आप भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द एनालिस्ट की स्किल्स, नंबर्स की जानकारी, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है इसको, और नॉलेज की जरूरत है, जो आप में वो सारा रहे। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पहले प्रेफर किया जाएगा, बहुत ट्रेंडिंग जॉब है, यानी उसका सबसे ज्यादा रोकड़ा आज उसको मिलता है। यानी अगर 4-6 पेटी से शुरुआत होती है ना वो जॉब, 10 से 15 पेटी बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनते भी हो तो जो भी है वो तो आगे की बात होगी। अपन को तो फिलहाल इंटरमीडिएट क्लियर कर फाइनल क्लियर कर इमीडिएटली चार्टर्ड अकाउंट, इमीडिएटली यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जितना कम समय में हो सके उतना, मिनिमम टाइम यूज करके। EIS मिनिमम टाइम को बढ़ा सकता है, नहीं बढ़वाना अपन को किसी भी हालत में। ऑलराइट, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी किसी भी प्रकार से ज्यादा मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं कि इस सिलेबस में है क्या। थर्ड चैप्टर अगर अपन देखें तो इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऐसा कुछ नाम है।
भाई इसमें आएगा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, लैन का थोड़ा सा कंटेंट, स्विच, राउटर, ब्रिज। ये कंटेंट ना ओल्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा इलेबरेट कर दिया गया था, जिसमें नेटवर्क के बारे में भर भर के था, लैन के बारे में दो लैन वैन मैन के बारे में 3 पेजेस थे यार। अब समझ रहे हो इतना सारा कंटेंट। जबकि अपन अगर स्कूल में भी अभी कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी अपन लैन वैन के बारे में ज्यादा 1 से 1.5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते। और अपन क्या कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, लैन मैन वैन, उसके अंदर का केबल सेटअप कैसे करना है। आप समझ रहे हो। सो were they trying to make you some technicians, or were they trying to make you chartered accountants? That was a question which was there, and that question does not arise in EIS. They have just given you the knowledge. 4 लाइन दे दी डेफिनेशन, स्विच क्या है 4 लाइनें, पैकेट क्या है 4 लाइनें, रूटर क्या है 4। अवेयरनेस, मेकिंग यू अवेयर ऑफ द कंसेप्ट। कल जाकर आपको कोई पूछे तो आपको जानकारी रहे। इंप्लीमेंट कैसा करना है उसके लिए लोग होंगे, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। तो बहुत सारे टॉपिक्स में अवेयर किया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स में कंसेप्चुअल नॉलेज दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं होता भैया, इफ यू अंडरस्टैंड। सो कुछ कंटेंट तो उसमें ऐसा भी था जो टेक्नीशियंस भी यूज नहीं करते, ऐसा कंटेंट भी था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ओल्ड सिलेबस में। एनीवे थोड़ा सा नाम उसके लिए खराब है, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। अपन को तो भाई 60, 70, 65 मिनिमम चाहिए, मुद्दा खत्म। EISSM एग्जाम्पशन खत्म, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। यही उद्देश्य मेरा है, आपका भी यही होना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अपन बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से फुल फ्लेज मेहनत करने वाले, क्योंकि अपन ये जो तैयारी करेंगे लिखने वगैरह की, वो तैयारी होगी जिसके कारण क्या है कि आप जब ऑडिट के पेपर से घर आओ एग्जाम के बाद, तो वो जो 1 या 1.5 दिन मिल रहा है आपको, उसमें आपको EIS के 5 चैप्टर्स, SM के 8 चैप्टर्स ये निपटाने होंगे। उस टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाए ना, मार्क्स नहीं आते। समझ रहे आप, उस टाइम पर पूरा रिवीजन होना चाहिए, और आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे, और वो रिग्रेट भी रहेगा, अरे यार 1 चैप्टर रह गया, सब किया था मैंने, क्लास में सब किया था, सर ने कहा था, समय दिया था वगैरह, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया, और वो रिग्रेट में पेपर भी खराब हो सकता है। व्यवस्था उसकी अभी कर देंगे अपन की रिवीजन पूरा हो जाए। अरे 1 बार क्या 2 बार रिवीजन होगा आपका, देखना। लेकिन होना चाहिए खुद की नोटबुक, खुद की हैंडराइटिंग, खुद का कंटेंट, और कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कंटेंट, जिम्मेदारी मेरी। ओके, ऐसा ये बेसिक अप्रोच है, ऐसे कोई अपन इसको यूनिक बनाना नहीं है। बेसिक सिंप्लीफाइड मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच यही है भैया EISSM में, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब है कि इवन इफ यू डोंट लाइक इट, नींद आ रही है तो भी आंखें थोड़ी बड़ी कर खोल कर देखना और सुनना, क्योंकि नींद आती है भाई। आप बोल नहीं रहे हो और सिर्फ सुनते जा रहे हो तो नींद आएगी, और वो भी EIS जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें मैंने अभी तक तो टॉपिक पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। तो मैंने आपको कहा ना, रात को नींद नहीं आती तो दूसरी बार देखना, एंड देन यू वुड बी लाइक। लेकिन फिर है ना, सोते सोते वो फोन चालू रह जाएगा, देख लेना फिर कैसे उसको बंद करना है वगैरह वगैरह। एनीवे, चौथा वाला इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मैंने आपको कहा कि ये हार्डवेयर, और इसमें कैसा है, दूसरा हिस्सा एक चैप्टर का जिसका नाम है कंट्रोल्स। ऐसा कुछ बड़ा टॉपिक आएगा, 1 चैप्टर जितना टॉपिक आएगा इसमें, जो थोड़ा सा है ना तकलीफ है, वो थोड़ा सा बहुत इलेबरेट किया है इन्होंने कंट्रोल्स करके, कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे। कंट्रोल्स कौन लगाओगे, आप लगाओगे, ये देखने के लिए कि सिस्टम सही से चले। एक तो होता है सिस्टम सही से चलना, लेकिन उसमें कंट्रोल्स इसलिए लगाए, जैसे वो जो सिक्योरिटी गार्ड रुका है ना, वो मेरे को किसी प्रकार से प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लेकिन वो गलत काम रोक रहा है, तो ये गलत काम को रोकना यानी कंट्रोल लगाना। कैमरा जो लगाया है ना, वो मेरे को किसी प्रकार से कस्टमर नहीं ला रहे, लेकिन वो मेरे को कंट्रोल लगा रहे, एक प्रकार से चोरी को रोकना। तो ऐसे कौन से ऐसे कंट्रोल्स है ऑर्गेनाइजेशन में। पासवर्ड एक प्रकार का कंट्रोल है, जिससे चोरी ना हो, गलत काम ना हो। गलत काम को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही काम को करना, क्योंकि सही काम अपने आप नहीं होगा, वो गलत काम जो है ना वो उसको रोकेंगे। तो आपको क्या कंट्रोल्स लगाने हैं जिसके कारण वो काम सही से चलते रहे, फिर अंडरस्टैंडिंग। कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं आपको पता है। डेटा सेंटर होता है एक, जो जैसे फेसबुक का कैलिफोर्निया में, तो वैसा का वैसा डेटा सेंटर जो है ना, लगभग 5 से 7 फुटबॉल की फील्ड होती है ना, बड़े बड़े ग्राउंड, उतना बड़ा है, तो वहां पर आपका डेटा स्टोर्ड है। तो वैसा का वैसा डेटा सेंटर वो दूसरे शहर में, दूसरे देश में भी रखते हैं, ताकि अगर भूकंप आ जाए ना तो कस्टमर को नुकसान ना हो। 1 सेकंड के लिए भी बंद होना यानी करोड़ों का नुकसान होता है। ओके, पैसों का डिफरेंस है, 1 सेकंड के लिए भी बंद होना। आपको एक बात बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो वैसा का वैसा डेटा सेंटर दूसरे इसमें लगते हैं, कहाँ पर, देश में, ताकि साइक्लोन आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। ये कंट्रोल है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा है क्या, डिफरेंट साइड। फिर भी अपन मुद्दे पर आते हैं, ये अपन देखेंगे डिटेल में, अपन को एग्जैक्टली शब्द याद करने पड़ेंगे जो मॉड्यूल में है, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ओके, चौथा वाला जो चैप्टर है, इजी, अच्छा, इनोवेटिव, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसा कुछ नाम है। यानी ई कॉमर्स तो आप जानते होंगे, आपने यूज किया होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कोई भी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली बाय करना। एम कॉमर्स, अब उसमें रिस्क एंड कंट्रोल्स, उसका ऑडिट करना, वो सिस्टम सही से है या नहीं। एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, भाई मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप इधर उधर घूमकर भी, आजकल मोबाइल कॉमर्स का ही तो जमाना है। आप जो ये लेक्चर देख रहे हो तो मैक्सिमम आप शायद मोबाइल पर ही देख रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अभी
अभी वी डू नॉट लाइक टू सिट एट वन प्लेस एंड बी कनेक्टेड विद द सिस्टम एंड वी लाइक द मूवेबिलिटी। लेकिन हाँ, आपको बैठना तो पड़ेगा। अभी अगर आपको ये चीज़ें लिखनी है तो वो वाली एक बात अलग होगी, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदना बेचना, स्विगी जोमेटो, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। और यूजुअली अपन स्विगी जोमेटो के तो सिर्फ ऐप ही है, तो आप एम कॉमर्स का ज़माना है, इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रेंड की बात कर रहा है। ई कॉमर्स एक प्रकार से पुराना हो गया, जो सिस्टम के थ्रू होता है। एम में इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के थ्रू होना इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेंड टुडे, और उसका एक अलग से टॉपिक अपने सिलेबस में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज वेरी इनोवेटिव। करंटली जो चीज़ें चल रही है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके ऊपर अभी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जैसे कुछ इसमें आएगा समथिंग नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन। अच्छे कंसेप्ट है, ओके, मन लगाओ तो अच्छे कंसेप्ट है, जो नॉलेजेबल है, जो वैल्यूएबल है, इफ यू अंडरस्टैंड। लेकिन अपन को तो याद उतना करना है जितना मॉड्यूल में, और मॉड्यूल का जितना भी बहुत वैल्यूएबल है, सब कुछ बता देता है वो ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी देगा मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, वो स्पेसिफिक जीरो से लेकर एंड तक बताएगा, अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन बताएगा सब कुछ। तो ये चौथा चैप्टर इसकी बात करता है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये जो तीसरा वाला हिस्सा है, यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंस कितनी, वेटेज कितना, क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाते हैं थोड़ा बहुत। लास्ट चैप्टर इज लाइक सबसे इंपॉर्टेंट, आज दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है जिसके कारण इंसान उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अपने दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जहाँ पर अपन ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी जो अपना पैसा है, अपन घर पे भी नहीं रखते, अपन वहाँ पर रखते हैं, वो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपके पास, विच इज समथिंग विच इज नोन एज कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम अपन बैंक्स के बारे में, उसमें रिस्क एंड कंट्रोल, उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें जो इंटरनेट बैंकिंग का सर्वर है, उसमें जो एटीएम का सर्वर है, उसमें जो लोन का प्रोसेस है उसके रिस्क एंड कंट्रोल्स, उसमें जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो कानून है, और बैंक्स में किस तरीके के आईएसओ के सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अभी कुछ भी बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होगी। सो अच्छा कंटेंट मैं मानता हूँ बार बार पढ़ाओ तो भी मज़ा आता है, तो एक बार पढ़ने में तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, राइट। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ओके, कोई भी डाउट रहे आप मैसेज कर सकते हो, और क्या करना, मेरा नंबर होगा ग्रुप में, तो आप क्या कर सकते हो, वो नंबर के ऊपर आप ये कंटेंट आपको बुक में उतारना है। ओके, आपने वो चैप्टर ये लिख दिया, नहीं लिखा कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पेपर 7, लेकिन ये कंटेंट आपको बुक में उतारना है, नोटबुक में प्रॉपर, एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू मी। You have to send it to me regularly. You would be sending it to me, and I would be checking. If I have any issues, I would be reverting. Okay, I would be sending you a message that please correct this. So please send it to me. इतना लिखा है ना, ये भी सेंड करना ईमानदारी से, ये 5 चीजें, सो दैट क्या तरीके से तरीका बने। धीरे धीरे वी वुड बी स्टैंडर्डाइजिंग दिस मेथड। अभी अपन फिलहाल वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट, फिक्स करना है। तो ये इतना, आज इतना ही, इतना रखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना भेजते हैं, ईमानदारी रिक्वेस्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि आगे अपन अगले पार्ट में एक पेपर पैटर्न देखकर अपन एक चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे समय, जैसे व्यवस्था। सेंड इट टू मी, यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। यू कैन वॉच दिस सेशन रेगुलरली सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट अबाउट। ओके, व्हाट शुड बी द अप्रोच, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट इज, एंड हाउ कैन इट बी important subject for scoring as well. Otherwise it can create worse things for you as well if you do not respect it or if you do not study it in the way in which it has to be studied. So अपन को नेगेटिव एस्पेक्ट में जाना ही नहीं, अपन तो इसको निकालेंगे ही। कुल मिलाकर कोई चीज़ बाकी नहीं रखेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता ना यार, फिर अंडरस्टैंडिंग कि अरे सर ये बुक वो बुक, अरे सब कुछ आपकी नोटबुक है, सब कुछ ईमानदार, राइट। सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सी यू, कंप्लीट करना, भेजना, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।